Good evening. यार आप लोगों ने जो कल काम दिया था मुझे पूरा इतना हो नहीं थोड़ा सा बाकी ठीक है, जो भी काम किया उसमें जो डाउट हो पहले डाउट मुझे बताओ। 21 और 21 है 21 का बी और सी अच्छा देखो ना एक बार यहाँ पर इसको आप लोगों को क्या दिया है 21 में given that u equal to log 9 of x, given that u equal to log 9 of x, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपको log हटाना पड़ेगा। log कैसे हटता है? x is equal to log हटाऊंगा तो क्या लिखेगा 9 u, ये तो ठीक है सबको पता ही है। फिर x क्या हो जाएगा 9 u। अब ये वाला पार्ट हो गया। b में क्या पूछना है? Find the value of log 9 of 3x, log 9 of 3x in terms of u. log में मल्टीप्लाई का क्या होता है? प्लस, तो क्या लिखोगे इसको? log 9 of 3 plus log 9 of x, and log 9 of x is already given u, तो u दिया हुआ है। और ये 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको तो 3 को तो कुछ कर नहीं पाओगे, वो तो प्राइम नंबर है। बट नीचे के 9 को, बेस के 9 को क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर, और बेस का पावर जब बाहर जाएगा लोके जाएगा तो क्या बनाइए 1/2 ये आपका पी का पी log x of 81, log x of 81, log x of 81 को क्या लिखोगे? क्या लिखूंगा? 9 ही रहना तो, बिकॉज 9 है तो 9 3/4 भी लिख सकते हैं, बट 9 पे रखोगे तो ज्यादा ठीक है। 9 का स्क्वायर तो क्या हुआ 2 log x of 9।
अब आप देखो log 9 ऑफ x, यहाँ पर log 9 ऑफ x है, यहाँ पर log x ऑफ 9 है। आप लोगों का यहाँ का नंबर यहाँ पर बेस बन चुका है, यहाँ का बेस यहाँ का नंबर, ऐसा कब होता है जब रेसिप्रोकल करते हैं। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, अभी सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड की सेकंड प्रॉपर्टी, चेंजिंग ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी यही होती है। आपके पास अगर ये log a ऑफ b है तो इसका रेसिप्रोकल करते तो ये क्या बन जाता था, हाई प्रॉपर्टी। तो फिर इस परीक्षण से आप लोगों का वही डिफरेंस है, नंबर बेस है, बेस नंबर है, तो अगर ये u है तो ये क्या होगा, ये 1 बाई u, आंसर ही आपको u के टर्म में कन्वर्ट करना तो हो गया, इतना ही करना। मेनली आपको सारे प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से दिमाग में फिट होनी चाहिए। फिर 26 फिर हो गए सारे। सेकेंड ओके, 26 का सेकंड पार्ट, 26 का सेकंड बोले कि इवैल्यूएट एक्स की वैल्यू फाइंड करके, तो यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। 26 के सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बोला एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो सामने देख लेते हैं, log 3 ऑफ 9, 9 को क्या लिख लो, 3 का स्क्वायर, तो 2 कहाँ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा 2 माइनस 2 टाइम log 3 ऑफ 3 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 3 ऑफ 3, और 2 माइनस 2 0, राइट हैंड साइड तो मुझे 0 दिया, राइट हैंड साइड तो 0 दिया। अब log में अगर बेस सेम है तो प्लस का क्या होगा और माइनस का क्या होगा, ये प्लस का होगा, मल्टीप्लाई, तब ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, log 3 ऑफ 3 प्लस x इंटू 1 माइनस, तो प्लस का मल्टीप्लाई log 3 ऑफ 3 प्लस x इंटू 8 माइनस x, और ये माइनस का क्या होगा, डिवीजन में जाएगा। ये इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज बेस सेम है, ठीक है ना। अरे सब कुछ किसके इक्वल, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो किसको हटाना है, log को। कैसे हटता है, 3 की पावर 0, समथिंग रेस टू 0 इज 1, तो 3 रेस टू 0 कितना हो गया 1, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 3x प्लस 8x तो प्लस 5x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 9x माइनस 8, सबको शिफ्ट कर लो, 0 इक्वल टू x स्क्वायर 9x माइनस 5x तो प्लस 4x माइनस 8 माइनस 24 तो माइनस 32, इसके स्प्लिटिंग करोगे तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32, इसके दो फैक्टर x माइनस 4x x प्लस 3, x की दो वैल्यू कौन कौन सी, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 8, बट x इक्वल टू माइनस 8 पॉसिबल ही नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं, लोग का डोमेन जो है नेगेटिव। अच्छा एक्स चेक भी कर लेता, एक्स की वैल्यू माइनस 8 इसलिए नहीं हो सकती, तो यहाँ तो माइनस 8 रखूंगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, और लोग का डोमेन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो फिर पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, लोग जीरो होता ही नहीं, क्योंकि डोमेन में जीरो ही नहीं होता, डिपेंड होता है।
बेस 27 बेस सी दिया हुआ है, क्यों लिखा हुआ है बेस सी है ना। बेस ई वाला मैंने आपको समझा, तो बेस ई कब यूज होता है? कैलकुलस, मतलब वो ई को क्या बोलते हैं? नेवियर कांस्टेंट या तो जिसकी अप्रोक्स वैल्यू कभी जरूरत पड़ सकती है ना, इसमें ध्यान रखिए। 27 क्वेश्चन आप लोग मुझे बता देना, मैं लिखते जाऊंगा। आपको दिया log e of x raised to 4y, इसमें e का c कर दिया, e है ना। अरे नीचे लगा दी 3 है, इसीलिए वो उधर लिखी नहीं रहा था। वैसे फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए, ये आपके पास दो स्टेटमेंट है, ठीक है। log e of x raised to 4y का आंसर a है, log e of x square y square का आंसर b है, and we have to find the value of log e of root y in terms of a and b। तो इसको क्या लिखोगे? और log e of x प्लस log e of y, फिर 4 नहीं आएगा बिकॉज 4 सिर्फ x का पावर है, इक्वल टू a। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड, 2 log e of x 2 log e of y, 2 log e of y इक्वल टू, ये आपका सेकंड। लास्ट में आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? भाई मैं मेरा दिमाग तो लगाऊंगा ही नहीं, मैं लगाता ही नहीं मेरा दिमाग कभी। मैं देख लेता हूँ उसको क्या चाहिए, उसकी सब सोच लेता हूँ। मुझे क्या चाहिए? log e of root y, इस तरह के मुझे log e of x नहीं चाहिए। मतलब सिर्फ log e of y से मतलब है, इसका मतलब ये है ना हाफ ऑफ log e of y। यस, रूट इज व्हाट? y raised to power 1/2, तो 1/2 गया बाहर। तो मुझे अगर log y चाहिए तो मुझे किसको हटाना है? log x को। तो बस दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एलिमिनेशन यूज करूंगा, तो ये कट माइनस क्या होगा यहाँ पर? 1 टाइम में से -4 टाइम गया, कितनी बार होगा? -3 टाइम log e of y इक्वल टू a माइनस 2b। इस स्टेटमेंट आया तो समझ में क्या हो जाएगा? a माइनस 2b। तो व्हाट इज log e of y? 2b माइनस है डिवाइड बाय, अच्छा ये माइनस हटाने के लिए यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया गया, तो हो गया। ढूंढना क्या था? हाफ ऑफ log e of y, तो हाफ ऑफ log e of y ढूंढना था, तो दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर लो, तो 2b माइनस a बाई। फिर एक बार चेक करिएगा 30 सेकंड क्वेश्चन तक में अगर किया है तो कोई डाउट हो? 30 डाउट है? ओके, देखो ना क्वेश्चन नंबर 30 अगर किसी का नहीं बना हो या उन लोग को लग रहा है कि भाई ये तो कुछ डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, पर ऐसा है नहीं। देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या, लोग में कोई भी प्रॉपर्टी कब यूज होती है?
The base name. द बेस सेम, ये हमेशा ध्यान में रखने का। लोग में क्या सेम होना चाहिए, नंबर अलग होगा तो मुझे टेंशन नहीं है, इसमें उल्टा है, नंबर सेम है, बेस अलग अलग है, जबकि होना उल्टा चाहिए, बेस सेम होना चाहिए था, नंबर अलग होगा तो प्रॉब्लम नहीं। तो अगर इस तरह की बेस को नंबर बना लेना है, नंबर को, उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर दोनों साइड करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल एक तरफ से करोगे, जैसे ये क्या बन गया, log x of base इक्वल टू अल्फा, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करोगे तो log x of b इक्वल टू बीटा, और यहाँ पर log x of c इक्वल टू गामा। ये स्टेप समझ आए, बस यही स्टेप तो कुछ नहीं, फिर ढूंढना क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको ढूंढना है log ABC of a, है ना, log ABC of a। अच्छा, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, बस तीनों का बेस सेम हो चुका है, तो तीनों का अगर बेस सेम हो चुका है तो ऐड कर सकता हूँ, करिए ऐड, क्या होगा, इस तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, log x of ABC is equal to alpha plus beta plus gamma। तीनों तरफ ऐड कर लिया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर ऐड किया, बेस सेम था तो मल्टीप्लाई हो गया, बट उनको log x of ABC नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, log ABC of x चाहिए। तो नंबर को बेस बनाना है, बेस को नंबर बनाना है, क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करोगे तो बेस नंबर बना, नंबर बेस बना, तो रेसिप्रोकल दोनों साइड होगा ना, तो आपका आंसर होगा 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थर्टी वन का सेकेंड, इधर तो वो एक कट हो रहा है ना, ये हो गया सबका 30 वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, फिर आपका 31st का सेकंड पार्ट, 31st का सेकंड पार्ट बोले, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, और आप इसको कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि बेस अलग अलग। तो पहले तो इसको क्या लिख सकता हूँ, log n बाई log a लिख सकता हूँ, ऊपर को लिख सकते हैं ना, सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिख सकता हूँ, log n अपॉन log a, और नीचे को log n बाई log ab। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर में जाएगा ना, और ये log n कट हो जाएगा, ये log a डिवाइड में आ जाएगा, ये स्टेप ठीक है। अब ये जो log ab है, उस log ab को क्या लिखोगे, log a प्लस डिवाइड में कौन है, सेपरेट कर सकते हैं, log a अपॉन log a 1 प्लस log b बाई log a। अगर ये log b बाई log a को वापस मुझे सिंगल log में लिखना तो क्या लिखेगा, log a ऑफ क्योंकि नंबर क्या बन जाएगा, बेस अलग होगा तो पहले उसको हटा ये होने के बाद 31st का फिफ्थ देखो, और आप लोग में जो कौन मुझे बताएगा क्वेश्चन कैसे 31st का फिफ्थ, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन पहले भी किया।
वो तो इक्वल टू होता है, तो ये तो प्लस है। आ गया ना? प्रॉब्लम क्या है? क्या है क्वेश्चन? वन को क्या लिख लो? लॉग ए, और दूसरे वाले वन को लॉग बी ऑफ बी। ऐसा क्यों? दूसरे वाले वन को लॉग ए ऑफ ए क्यों? वहाँ पर बेस बी है, तो दूसरे वाले वन को क्या लिखोगे? लॉग बी ऑफ बी। तीसरे वन को तो क्या हो जाएगा? और पहले टर्म क्या हो जाएगा? लॉग ए ऑफ ए बी हो जाएगा। दूसरा वाला टर्म लॉग बी ऑफ ए बी। तीसरा वाला टर्म पर प्रॉब्लम ये कि नंबर से हमारा बेस अलग है। ऐसा है ना, 1 log a of ABC प्लस 1 log a of सॉरी log b of ABC प्लस 1 log b of ABC। पर ये तो डिवाइड में रेसिप्रोकल अगर हुआ तो log ABC of a हो जाएगा, log ABC of b हो जाएगा, log ABC of c। काम हो गया आपका, तो बेस सेम आ गया। और बेस सेम आ गया तो प्लस का मल्टीप्लाई नंबर और बेस सेम होने का आंसर ही 1। ये हो जाए, फिर उसके बाद आप लोगों को 34 में करवाऊंगा। 33 कल कर लिया था, फिजिकल लिया था ना कल, आपको 35 करना है अभी 35।
बोलो 35 कर लो ना, अभी तो किया सिर्फ पहले 1 को क्या लिखा लोग 100 के सबको समझ आया आया ना, सबको समझ में और दूसरे 1 को हो गया ना, फिर तो बचे किया। देखो ए आपका हो गया होगा log x of xyz, बी आपका हो गया होगा log y of xyz, सी हो जाएगा आप लोगों का log z of xyz। ये बना पहले, फिर मान बता ये बना। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि मेरा हमेशा प्रॉब्लम एक ही होता है, मेरा बेस अलग ना होना, तो पर नंबर सेम है। अच्छी बात ये है कि बेस अलग है, पर अच्छी बात ये है कि नंबर सेम है, ऐसे टोकन करके चेंज कर सकता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा 1/a इक्वल टू log xyz of x, 1/b इक्वल टू log xyz of y, 1/c इक्वल टू log xyz of z। ऐसा किया आप लोगों ने? ओके, अब क्या करना चाहिए? बेस सेम हो गया तो क्या करना चाहिए? बेस में एडिशन करूंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो तीनों को एड कर लो, तीनों को 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू log xyz of xyz एंड log xyz of xyz मतलब
ये रिलेशन आ गया प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को लोग एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा BC प्लस AC प्लस AB होल अपॉन ABC इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू AB तो 4 एक बार 34 क्वेश्चन देखो, सबका ध्यान यहाँ क्योंकि ये आप लोगों को नहीं आएगा, आप लोगों को 34 को मुझे करवाना ही पड़ेगा। अरे 34 में आप लोगों को करवाऊं उसके पहले आप लोग मुझे मैथमेटिक्स की सारी आइडेंटिटी टेंथ में जो पढ़ा उसको सब आता ही होगा आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या ये सब आता ही है। किसी को डाउट आते है ना? क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ना? सही। आप लोगों को अगर कहीं पर भी जरूरत पड़ी a raised to power 4 minus b raised to 4 a square minus b square a square plus b square a square minus b square और a square plus b square सही है। अरे a square minus b square के दो फैक्टर a minus b और a plus b into a square plus b square ठीक है। अगर मैं इसको अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन रहा है? a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस a स्क्वायर b और a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये किसका आया? a raised to 4 माइनस b raised to 4 का। अब आप ध्यान से देखिएगा, वो ऑब्जर्वेशन की बात है कि आप कैसे उसको देखते हो स्टेटमेंट। तो ये जैसे a क्यूब माइनस b क्यूब है, ये a raised to 4 माइनस b raised to 4 है। इन दोनों का फर्स्ट फैक्टर सेम ही है तो होना ही था माइनस b। अब अंदर का ब्रैकेट में कैसे हो रहा है? आप अगर देखोगे तो हाईएस्ट पार्ट कितना था एक का, उसमें एक है तो बाहर निकाल चुका है ना। तो अंदर जो बचा वो इनडायरेक्ट रेशनल है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो a का पावर 1 बाहर निकल गया तो बचा कितना था? 2। तो उस टाइम पर a का जो बाकी का पावर बचा था a स्क्वायर, तो उस टाइम पर b का लोवेस्ट पावर था, a का हाईएस्ट पावर था b का b रेज़ टू 0 कितना होता है? 1। तो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। उसके नेक्स्ट टर्म में a का पावर एक डिक्रीज हुआ, b का पावर एक इंक्रीज हुआ है ना। फिर a का पावर कितना था? 2। अब a का पावर कितना हो गया? b का पावर पहले कितना था? 0। अब कितना हो गया? तो उसके नेक्स्ट टर्म में a का पावर और एक डिक्रीज होगा,
A का पावर एक डिक्रीज होगा 0 तो B का पावर एक इंक्रीज होगा। जैसे यही है टर्म B रेज़ टू 0 तो 1 होता है तो हम लिखते नहीं है, A रेज़ टू 0 1 होता है तो हम लिखते नहीं है। सही है, यहाँ पर आ जाओ। A रेज़ टू 4 में से A के बाहर निकाल गया तो A का बचा कितना था पावर, तो A हाईएस्ट पावर से चालू हुआ 3 से चालू हुआ और A क्यूब के साथ कौन, B का लोवेस्ट पावर। फिर A का पावर एक रिड्यूस हुआ तो B का पावर एक इंक्रीज हुआ, फिर A का पावर और एक रिड्यूस हुआ तो B का पावर और एक इंक्रीज हुआ, फिर A का पावर और एक रिड्यूस हुआ होगा तो A का पावर 0 कर दिया होगा और B का पावर इंक्रीज होके 3 हो गया। तो फिर अब मुझे समझ आया, अब मुझे बताओ A रेज़ टू 5 माइनस B रेज़ टू 5 की जरूरत पड़ेगी पढ़ने वाली A रेज़ टू 4 और क्लियर है। इस तरह सब कितना भी बड़ा पावर दे 5 6 7 8 9 सब क्या ठीक है राइट। और सेम यहाँ पर जैसे A क्यूब प्लस B क्यूब है तो A क्यूब प्लस B क्यूब का पहला फैक्टर क्या है A प्लस B, उसके बाद उसमें वैसे ही हुआ A का पावर रिड्यूस हुआ और B का पावर इंक्रीज। बस उसमें ये चीज ध्यान रखना कि आपके पास A क्यूब प्लस B क्यूब के फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके पास A रेज़ टू 4 प्लस B रेज़ टू 4 के फैक्टर्स नहीं होते हैं। A रेज़ टू 4 प्लस B रेज़ टू 4 के फैक्टर्स पॉसिबल है। फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ। यस, क्या A रेज़ टू 4 प्लस B रेज़ टू 4 को दो पार्ट में स्प्लिट कर पाओगे? होगा फैक्टराइज? नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? फैक्टराइज किसको कर सकता हूँ? जैसे मैं किसी को फैक्टराइज करता हूँ A क्यूब प्लस B क्यूब को मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे दो पार्ट में डिवाइड हो गए, सही है ना। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए तो आप लोगों के पास दो पार्ट में स्प्लिट होने के लिए इसको दो पार्ट में स्प्लिट भी तो करना पड़ेगा। जैसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी हो सकती है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की होती है, बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की सुनी आपने कभी? होती नहीं तो सुनोगे कहाँ से? क्योंकि इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर ही नहीं सकते। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। A प्लस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना वो तो। A प्लस B का होल स्क्वायर का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस तो A भी कर इसको फिर इस तरफ शिफ्ट करते हैं, इससे डिफरेंट थिंग। बट वो आइडेंटिटी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की थोड़ी ना, वो आइडेंटिटी किसकी है? A प्लस B का होल स्क्वायर की है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। A रेज़ टू 4 प्लस B रेज़ टू 4 की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इवन पावर हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। इवन पावर हमेशा कैसी वैल्यू देगा? क्योंकि हम फैक्टराइज तब करते हैं जब हम इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करते हैं नॉर्मली। तो ये तो कभी इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता ना। इवन पावर पॉजिटिव है, इवन पावर पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव वैल्यू का एडिशन क्या होगा? वो कैसे 0 हो सकते कभी भी? इसीलिए कोई इवन पावर का फैक्टराइज नहीं होगा। तो A रेज़ टू 4 प्लस B रेज़ टू 4 पॉसिबल नहीं है, बट A रेज़ टू 5 प्लस B रेज़ टू 5 का पॉसिबल है। तो उसके फैक्टर्स बताओ आपको जो पैटर्न का लफ्ज़ है सभी पहला फैक्टर A प्लस B, साइन कैसे होगी? यहाँ पर ऑल्टरनेट साइन होगी, प्लस माइनस ऐसे चलेगा। कर लोगे हम कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है। तो इसी में से पैटर्न के हिसाब से बाकी का आइडेंटिटी करनी है, राइट। उसको छोड़ के और दो ऐसी आइडेंटिटी जो आप लोगों को याद करनी है यहाँ पर, जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे। उसमें से सबसे पहले x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इनके दो फैक्टर्स होते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आपकी आइडेंटिटी के लिस्ट में ये एक आइडेंटिटी आपको ऐड करने तो याद करना, मतलब ये सब तो याद होती है आपको, उसके साथ और एक याद करोगे। इसको मैं आपको प्रूव भी कर देता हूँ कि x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 के ऐसे दो फैक्टर कैसे आ गए। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये x स्क्वायर प्लस 1 को एक टर्म मान लो, प्लस x को दूसरा टर्म मान लो, चलेगा ये?
की तो बात है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक टर्म मान लो, माइनस एक्स को दूसरा टर्म मान लो, लिख सकते हैं। एक तरह से ये तो a प्लस बी है, तो ये a माइनस बी, ऑलरेडी आइडेंटिटी है इसकी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, व्हाट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर? x raised to 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वापस क्या आंसर आ गया? x raised to 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 ही आ गया। तो ये एक आइडेंटिटी जो आपको पहले नहीं पता होगी, तो अभी तक आई नहीं आप लोगों को समझने में, तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे। अभी एक मिनट रुको, फिर दो है ये और एक बता रहा हूँ। x raised to 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 की एक आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, इसको छोड़ के एक आइडेंटिटी और x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, इसकी आइडेंटिटी होती है, आपको आता है? हाँ, बट वो आइडेंटिटी क्या होती है? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू x प्लस y प्लस z पता है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, पता है। तो एक आइडेंटिटी आप लोग और ध्यान में रखनी है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब क्या होता है? x प्लस y प्लस z इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx प्लस 3xyz। तो ऐसा आप कहीं पढ़ते होंगे कि x प्लस y प्लस z 0 हो जाए तो ये तीनों का क्यूब का एडिशन इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। अगर ये 0 हुआ तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो ये दो आइडेंटिटी आप लोगों को एक्स्ट्रा याद रखने, जो आप ऑलरेडी याद कर चुके उसको छोड़ दो। और वो वाला मैंने पैटर्न बताया, कभी हमें बड़े पावर भी आ जाए तो उसी पैटर्न से आप लोग इसको कर सकते हो। अब ये आइडेंटिटी लिख लो आप लोग। आप लोगों को जो ये मॉड्यूल है ना आपके पास, उस मॉड्यूल में मैंने फर्स्ट पेज में सारी आइडेंटिटी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये वाला, हाँ दोनों ही है, दोनों मैंने दे रखा है। आपका फर्स्ट पेज बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम, उसका फर्स्ट पेज में ये सारी आइडेंटिटी, उसका 13th वाली आइडेंटिटी ये है और 10th वाली आइडेंटिटी ये है। अच्छा, उसके अंदर और एक बार यहाँ देखो, बात में लिखना, ये आइडेंटिटी लिखा मैंने, राइट। अब ये जो सेकंड वाला जो टर्म है, ये जो सेकंड वाला टर्म है, कौन सा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस z, उसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं उस पूरे ब्रैकेट को 2 से डिवाइड करूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मैं इस वाले टर्म को 2 से डिवाइड करूँ और 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा अंदर? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्या किया? 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो 2x स्क्वायर है उसको मैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब 2 बार x स्क्वायर लिख सकते हैं ना? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है ना? अब ये जो x स्क्वायर है, ये जो एक y स्क्वायर है, एक x स्क्वायर एक y स्क्वायर और 2x, ये तीनों को साथ में ले लूं तो एक पूरा जोड़ी बना लूं तो इनका x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर की एक जोड़ी, एक x स्क्वायर बचा, वो z स्क्वायर के साथ ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2zx या 2xz प्लस z स्क्वायर की एक जोड़ी। तो कौन कौन बच गया? एक y स्क्वायर बचा, एक z स्क्वायर बचा और ये 2yz बचा। लिख सकता हूँ मैं ऐसा? ये किसका होल स्क्वायर हो गया?
x minus y का होल स्क्वायर, x माइनस z का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का। तो उस पूरे टर्म को मैं अब मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वो साइड आइडेंट आपको याद नहीं पड़ेगा, आपको ये भी याद रखना चाहिए। हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड या जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। फर्क पड़ता है इसको और प्लस एक्स वाई। तब इसकी आइडेंटिटी ये तो ध्यान में नहीं आप लोगों को, पर ये भी ध्यान रखना, इसकी भी कभी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो फिर जो भी मैं आपको बता रहे सब इसके अंदर दिया हुआ है। ये लिख लो, फिर मुझे बताओ, तो मैं आप लोगों को 34 क्वेश्चन करवाता हूँ। उसके लिए मुझे इन आइडेंटिटी की जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मैंने आपको बता और ये वाला पैटर्न जो मैंने आपको बताया आइडेंटिटी का, ऐसा नहीं कि वापस कभी यूज आए तो मुझे वापस आपको बताना पड़े कि भाई हमने आपको बताया था एक बार, है ना। वो दिमाग में फिर फिट होना चाहिए। रोज घर जाकर आप लोग एक बार जो भी क्लास में हो रहा है उसको रिवाइज कर लिया कर। May I come in? हुआ
इसलिए सबने ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 34 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में सबसे पहले आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दिया है, इफ एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, मतलब तीनों पॉजिटिव है बट अलग अलग है, एंड डिफरेंट फ्रॉम 1, डिस्टिंक्ट तो है ही बट 1 नहीं है कोई भी, तीनों के तीनों 1 से कुछ तो अलग पॉजिटिव नंबर है, शायद उसकी बाद में जाकर जरूरत पड़ती होगी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है। उस स्टेटमेंट में दो लॉग के टर्म मल्टीप्लाई में, और लॉग के मल्टीप्लाई में कोई आइडेंटिटी होती है हमारे पास नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए उस लॉग बाय ऑफ एक्स को? जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? चेंजिंग ऑफ पेज वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? तो क्वेश्चन देख के आपको ये तो पता चली जाना कि इसमें ये प्रॉपर्टी यूज होगा, तो फिर उसका फर्स्ट टर्म को क्या लिखोगे? log x बाय log y इंटू में log x बाई log y log z इंटू में log x बाई log z। वैसे तो log x ऑफ x से माइनस में तो 1 हो जाएगा, बट अगर उसको भी 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि वापस वो 1 को वापस log x ऑफ x लिखेंगे, क्योंकि log में 1 से तो माइनस होगा नहीं, तो इसको लिख देते हैं log x बाई log x। ये समझ आया? ओके। उसके बाद वाला क्या लिखोगे? log y बाई log x इंटू log y बाई log z माइनस log y बाई log y। थर्ड टर्म log z बाई log x इंटू log z बाई log y माइनस log z बाई log z इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है ना। अब ये दिया है आपको लास्ट में प्रूव करने की एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है, प्रूव करके। अब ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म, उसमें एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कौन आएगा? log x इंटू log y इंटू log z। सेकंड में log x इंटू log y इंटू log z, और थर्ड में भी ये भी आएगा log x इंटू log y इंटू log z। यहाँ पर क्या बन जाएगा? जब आप एलसीएम लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? log x का होल क्यूब, log x का स्क्वायर ऑलरेडी था और एक log x मल्टीप्लाई में आया, क्या हो जाएगा? log x का होल क्यूब, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो log x इंटू log y इंटू log z। ये ठीक है भाई? एलसीएम लिया। काफी लोगों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था पता नहीं वो क्या है। समझ आया? दूसरा टर्म ये वाला, आप बताओ मैंने log y का होल क्यूब माइनस log x इंटू log y इंटू log z डिवाइडेड बाई log x इंटू log y इंटू log z। थर्ड वाला टर्म क्या लिखो? प्लस log z का होल क्यूब राइट, प्लस log z का होल क्यूब माइनस log x इंटू log y इंटू log z डिवाइडेड बाई log x इंटू log y इंटू, अरे सब कुछ किसके इक्वल है? तीनों का एलसीएम है नहीं, तो तीनों का एलसीएम log x इंटू log y इंटू log z सामने 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब लास्ट में आपके पास ऐसा बचा log x का होल क्यूब प्लस log y का होल क्यूब प्लस log z का होल क्यूब माइनस 3 टाइम log x इंटू log y इंटू log z इक्वल टू 0। माइनस 3 टाइम कैसे हो गया?
और 3 बार वन टाइम, टू टाइम और थर्ड टाइम। ये स्टेटमेंट समझ आया? अब इस स्टेटमेंट की आइडेंटिटी कौन सी है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अभी बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, मतलब log x का होल स्क्वायर। या फिर थोड़ा सा इजी ये भी कर सकते थे अपने के हाँ, मतलब log x को अपने काम करते थोड़ा इजी करने के लिए लेट log x इक्वल टू a, log y इक्वल टू b और log z इक्वल टू c। थोड़ा इजी होगा लिखने में। तो अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab क्या लिख लूंगा? a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca प्लस 3ab होता तो भेज दिया ना सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। तो प्लस 3abc दूसरी तरफ भेजा ना, वही तो है या माइनस 3abc? ठीक है, ये आइडेंटिटी लिखा तूने क्या था वो देखो। आइडेंटिटी ऐसी है ना आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3ab। ये आइडेंटिटी, अगर ये 3ab को इस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बचेगा। यहाँ पर क्या चाहिए सबको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc चाहिए ना, उसको क्या लिखोगे आप? ए प्लस बी प्लस सी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहाँ तक ठीक है? ओके। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, अभी मैंने उसको दूसरा एक वर्जन बताया आपको, वो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई वाला। अगर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो इसी को क्या लिख सकता हूँ? हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका दूसरा वर्जन बताया था, वो लिख देते हैं। अब एबीसी हमने अज्यूम किया है ना, अब वो एबीसी अगर हमने अज्यूम किया है तो उसके हिसाब से एबीसी कौन है? log x प्लस log y प्लस log z, log x प्लस log y प्लस log z log x y z हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है ना इस क्वेश्चन, ये 1/2 का 2 तो सामने 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा? a प्लस b प्लस c log बाद में रख देते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। 2 सामने गया तो 0 इंटू 2 0 हो गया। अब इसके बाद सोचने वाला है, यहाँ तक तो फिर भी बन जाते, इसके बाद फिर बच्चे लोग अटक जाते हैं। अब दो पॉसिबिलिटी बनी, अगर इनका प्रोडक्ट अगर 0 है, इट इज नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मे बी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मे बी a plus b plus c equal to 0, or another possibility may be a minus b whole square plus b minus c whole square plus दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो आंसर 0 हो जाएगा ना, है ना। बट आई 100% श्योर ये कभी 0 नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि एक तरह से देखा तो आपके 3 काम है, 1 2 3 ऐसा नहीं है।
तीन नंबर का एडिशन 0 पे पूछे मुझे कि अगर 3 नंबर का एडिशन 0 कब होगा? तीनों जीरो नहीं है, तीनों नंबर का एडिशन 0 दो तरीके से होता है। अगर तो मुझे बोले कि b प्लस q प्लस r 0 कब होगा, तो बोलूंगा भाई दो पॉसिबिलिटी है, तो तीनों 0 हो जाए, या तो फिर 3 प्लस q मिलके प्लस 10 हो रहा और r सामने माइनस 10, तो भी तो 0 होगा, है ना। कोई भी तीन टर्म का एडिशन 0 होने के दो पॉसिबिलिटी है, तो सारे 0 हो जाए तो 0 हो सकता है, या तो फिर दो का एडिशन जितना होता है वो उतने ही मैग्नीट्यूड सामने हो बट साइन ऑपोजिट हो, तो 0 हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर भी तीन टर्म है, तीन टर्म का एडिशन 0 है, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो तीनों 0 हो, या तो तीनों 0 हो, या तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जितना आता होगा सेम मैग्नीट्यूड इसका भी है पर नेगेटिव है, जो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं? इसलिए ये वाला केस कभी बनेगा ही नहीं, ये वाला केस बनेगा ही नहीं, तो एक ही केस बनेगा, कौन सा? अगर इन तीनों का एडिशन को 0 बनाना है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी? a माइनस बी को भी 0 होना पड़ेगा, b माइनस सी को भी 0 होना पड़ेगा, एंड c माइनस a को भी 0 होना पड़ेगा। और a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा, तो a को किसके इक्वल होना पड़ेगा? b के, और b को किसके इक्वल होना पड़ेगा? तो मतलब a b c तीनों को सेम होना पड़ेगा, पर वो होगा नहीं, इसीलिए। और एक क्यों नहीं होगा? बिकॉज a कौन है? log x। तो मतलब इसके हिसाब से अगर इस स्टेटमेंट को 0 होना है, ये सेकंड वाले को, तो ये तभी पॉसिबल है जब log x इक्वल टू log y हो इक्वल टू log z हो। a हमने log x को लिया था, b हमने log y को लिया, तो c हमने log z, और log x इक्वल टू log y कब हो सकता है? जब x इक्वल टू y हो, और log y इक्वल टू log z कब होगा? क्वेश्चन ने सबसे पहला सेंटेंस किया x y z, इसलिए x y z सेम नहीं हो सकता, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं। क्योंकि इसको होने के लिए x इक्वल टू y इक्वल टू z होना चाहिए, जो दिया नहीं है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि तीनों स्क्वायर के एडिशन नहीं हो सकते 0, तीनों तो 0 हो ही सकते, 3 0 का एडिशन 0 होता है ना। फर्स्ट सेंटेंस जो दिया था कि x y z आर डिस्टिंक्ट, उसका रीजन ये था कि ये 0 नहीं है, राइट। अब अगर ये 0 नहीं है तो फिर कंपलसरी कौन 0 होगा? इस एक को तो 0 होना ही था, पर a कौन है? log x, b log y, c log x प्लस log y प्लस log z को 0 होना पड़ेगा, और प्लस का क्या होता है? मल्टीप्लाई log x y z को 0 होना पड़ेगा, x y z इक्वल टू 1, log होता ही कब है 0? जब log 1। तो यहाँ से आपको पता चला, जो प्रूव करना था उनको कि x y z इक्वल टू ये तो अभी शुरुआत है बेटा, अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तो किससे समझोगे, जो 3-4 बोर्ड भर जाएंगे। तो ये तो आपको इतना टाइम मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है, बिकॉज ये जो मैं आपको एलसीएम दे रहा है थोड़ी आप लोगों को लिखने की होती है, तो अपन तो नहीं पता चल जाएगा क्या होगा। स्टेप तो कितने 4 स्टेप है पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो, बट मेनली लास्ट में जो होल पता चला कि भाई ये 0 क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्यों नहीं हो रहा है 0? बिकॉज एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट वैल्यू।
इधर बोल रहा है एक्स वाई जेड मतलब जो है वो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है, सर ए प्लस बी प्लस सी जीरो कैसे हो सकता है? प्लस बी प्लस सी जीरो कैसे हो सकता है? ए प्लस बी प्लस सी वापस क्वेश्चन देखो आप, अलग अलग चीजों को साथ में इकट्ठा करते, इसके फैक्टर्स ये निकले, समझ आए? ये बना था आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। इसको मैंने ए लिया था, इसको बी लिया था, इसको सी लिया था, स्टेटमेंट था, इसके दो फैक्टर्स है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ऐसा कब हो सकता है? कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? एटलीस्ट एक 0, या तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा या तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा। इसका दूसरा वर्जन लिखा जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, इसमें कि या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो में कोई एक तो कंपल्सरी 0 होगा, तभी आंसर 0 आएगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा। तो अब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा कि नहीं तो बात की बात है, पहले इसको देखिए कि ये 0 होगा कि नहीं। तो इसको अगर 0 होना 3 स्क्वायर के एडिशन से, तो 3 स्क्वायर का एडिशन 0 तभी हो सकता है जब तीनों 0 हो, क्योंकि किसी को नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। अब तीनों 0 कब होंगे? जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो, ये भी 0। ये कब 0 होगा? जब a इक्वल टू b हो जाएगा। ये कब 0 होगा? जब b इक्वल टू c हो जाएगा। भले क्या है कि a b c तीनों को सेम होना पड़ेगा। अब a कौन है? log x, b कौन है? log y, c कौन है? log z। तो log x इक्वल टू log y इक्वल टू log z होना पड़ेगा अगर इसको 0 होना है, और log x इक्वल टू log y इक्वल टू log z होने के लिए x इक्वल टू y इक्वल टू z होना पड़ेगा। तो तीनों को सेम होना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? तीनों डिस्टिंक्ट है, करके ये 0 हो नहीं सकता, तो फिर कंपलसरी किसको 0 होना पड़ेगा? इसी को होना पड़ेगा, ये तो 0 है ही नहीं। तो फिर अब यही ऑप्शन बचे, इसी को 0 होना पड़ेगा। और फिर वो एबीसी की जगह पर log x प्लस log y प्लस log z रख दिया, और प्लस था तो क्या हो गया? अच्छा, आप ये भी सोच रहे हो, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो कि आप ये सोच रहे हो कि एक्स वाई जेड तीन पॉजिटिव नंबर है, तो 3 पॉजिटिव नंबर का एडिशन 0 कैसे हो सकता है? ऐसा बोला, पर एक्स वाई जेड का एडिशन योग का एडिशन, योग का आंसर तो नेगेटिव आ नहीं सकता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं हो सकता, बट log x प्लस log y प्लस log z तो 0 हो सकता है। log का आंसर तो नेगेटिव आते ही है ना। log का डोमेन नेगेटिव नहीं होता, log का रेंज तो नेगेटिव होता ही है। आए समझ में? अच्छा, आप लोगों ने कभी फैक्टोरियल सुना है? क्या होता है? नाम ही सुना है, तो पता नहीं क्या होता है। कोई नहीं, देखो मैं बताता हूँ। फैक्टोरियल कभी आए ना? अच्छा, फैक्टोरियल को लिखते कैसे? पहले तो जैसे इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल, कैसे लिखते हैं? इसको क्या बोलते हैं? 5 फैक्टोरियल। कैसे होगा? तो 7 फैक्टोरियल। तो इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 से स्टार्ट करके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, उसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। काफी बार वो 100 से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई लिखते, जितना बड़ा कौन लिखा, जितना 100 फैक्टोरियल लिख देते हैं अपने। तो सेम 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 7 से लेके डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ तक मल्टीप्लाई? 1 तक, है ना। बाकी कुछ नहीं होता फैक्टोरियल। इतनी बड़ी सीरीज को नहीं लिखना पड़े, इसलिए लोगों ने सिंबल बना दिया। ठीक है, समझ आया? सबसे लास्ट पे, सबसे लास्ट पे 40 वाला बेस अलग अलग है पर नंबर सेम है। जैसे तो पहला टर्म क्या बनेगा? पहला टर्म क्या बनेगा? ln of 2। दूसरा टर्म तीसरा लास्ट वाला सबका बेस सेम हो गया और बीच में प्लस है, तो क्या होगा? log n of 43 2 into 3 into 4 कहाँ तक? 43 तक। और 2 से लेके 43 का मल्टीप्लीकेशन, वैसे तो 1 से 43 का मल्टीप्लीकेशन होने पर 1 का तो होना नहीं होना, एक ही बात है।
तो 2 से लेके 43 का मल्टीप्लाई को क्या लिख सकते हैं? 43 फैक्टोरियल। तो उसका आंसर दिया होगा log n of 43 फैक्टोरियल। सुना है ना फैक्टोरियल क्या होता है? ठीक है, बेस क्लास 35 से लेकर 39 कल क्लास में करेंगे अपने, बाकी जो बाकी है उसके ऊपर खत्म कर लो। ओके, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछने हुए जाओगे।